50 और L1 50 और 200 हो गया, ये 314 ओम हो गया। ये आगे चल के क्वेश्चन में बहुत निकालना पड़ेगा, एक्सेल की वैल्यू आगे निकालोगे तब आगे प्रोसीड करोगे। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरी carries an AC of 0.2 ampere and of frequency 50 hertz. What will be the voltage across the ends of the inductor and phase difference between voltage and current? Try this question now. Anybody got the answer? 314 ohm and 90 degree. 314 तो नहीं है, लेकिन डेसिमल की मिस्टेक है। सम डेसिमल मिस्टेक यू हैव डन। प्योर इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरी, तो L हो गया 0.5 हेनरी कनेक्टेड टू एन AC, और करंट जो सप्लाई है 0.2 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC 50 हर्ट्ज, वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द इंडक्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो देखो वोल्टेज जब निकालनी है, ध्यान देना, ये आगे मिस्टेक काफी करोगे। वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस चाहिए, और वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तुमने जो पढ़ा है, जो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा चलता है, I इंटू आर। लेकिन चूंकि इंडक्टर कॉइल यहां आ गई, तो R की जगह एक्सेल कर दोगे तुरंत। कभी कभी जल्दी में I इंटू एल निकाल के चले आते हैं। R का करस्पॉन्डिंग टर्म एक्सेल होगा यहां पर, और एक्सेल दिया नहीं है तो एक्सेल की जगह 2 पाई FL ले लो। करंट दी है 0.2 टू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और L 0.5। 50 और 200 हो गया, 314 हो गया, 31.4 वोल्ट। ये 5 2 जा 10 करोगे तो 0.1 आएगा, तो 31.4 वोल्ट। एंड प्योर इंडक्टर के क्रॉस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यू नो, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि इसके क्रॉस जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, और स्पेसिफिक करना है तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री। सर
इसमें हमेशा 90 डिग्री आएगा। प्योर इंडक्टर होगा तो हमेशा 90 डिग्री होगा और वोल्टेज लीड करेगी करंट को। वो हमने बता दिया था वहीं पे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यूज होगा। राइट, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। आप सर्किट में प्योर कैपेसिटर लगाएंगे। दिस कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, V is equal to V0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज से स्टार्ट करोगे और करंट की वैल्यू ऑब्टेन करोगे। वोल्टेज से स्टार्ट करके करंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तुम्हें। द सेम थिंग यू विल बी डूइंग। सो राइट डाउन, कंसीडर एन AC voltage V is equal to V0 sin omega t is applied across a capacitor of capacitance C. अच्छा, एक चीज ये बताओ पहले, ये जैसे कैपेसिटर था और इसको तुमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया था, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर? कैपेसिटर डीसी सप्लाई से सेल से कनेक्टेड है, हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटर? Anyone? क्या हो गया? कैपेसिटर के थ्रू डीसी करंट फ्लो नहीं करेगी। कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर तो करता है लेकिन करंट नहीं फ्लो करने देता है। तभी कैपेसिटर तक के सारे चैप्टर्स जो थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट थी उस समय तक। देखो, कैपेसिटर में बीच में एयर होती है और एयर नहीं है तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तो ये सर्किट को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो कैपेसिटर चार्ज तो स्टोर करेगा लेकिन डीसी करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अभी क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। उसने यहां पे की लगा दी तो अब क्वेश्चन का आंसर डिफर कर जाएगा। व्हेन यू स्विच ऑन द की एंड व्हेन यू स्विच ऑफ द की, देन अ मोमेंटरी करंट विल फ्लो इन द कैपेसिटर। जब तुम स्विच ऑन करोगे तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, ये प्लेट को पॉजिटिव करने के लिए और ये प्लेट को नेगेटिव करने के लिए। तो मोमेंटरी करंट यू विल बी गेटिंग वंस इट गेट्स फुल चार्ज, नो करंट। स्विच ऑन किया, फॉर फ्यू मिली सेकेंड यू विल बी गेटिंग द करंट इन द कैपेसिटर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर को फ्लो कर रहा होगा। और फिर जब स्विच ऑफ करोगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर देगा। तो डीसी बेसिकली अगर कहें तो डीसी विल नॉट फ्लो, लेकिन एसी फ्लो करेगी। एसी कैसे फ्लो करेगी? पहले हाफ साइकिल में ये प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरे में ये निगेटिव होगी, तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती रहेगी दोनों साइड से। तो एसी करंट विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर। तभी हम करंट निकालने जा रहे हैं। सो राइट डाउन, लिखा है तुमने, व्हेन एन सपोज कंसीडर एन एसी वोल्टेज V is equal to V0 sin omega t is applied across capacitor of capacitance C। तो जब तुम ये
वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। तो चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये फॉर्मूला तो सभी को मालूम होगा। और ये चार्ज जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये वोल्टेज टाइम के साथ बदलती जा रही है। टाइम के साथ वोल्टेज वेरी करेगी तो चार्ज भी चेंज होता रहेगा। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसने ये चार्ज स्टोर किया, और चार्ज मालूम है तो करंट निकल आएगा। तो करंट जो होगी, करंट और चार्ज में रिलेशन होता है dq बाई dt। अगर चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट करंट। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तुमने पढ़ा है, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो अगर इस चार्ज के एक्सप्रेशन को, इसको थोड़ा बढ़ा लो एक्सप्रेशन को, C और V की जगह ये रख दो, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे देन यू विल गेट द करंट। तो d बाई डी टी ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। और डिफरेंशिएशन में यू आर मोर कंफर्टेबल। मैथ्स वाले भी और बायो वाले भी, थोड़ा मैथ्स वाले चूंकि डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं 11th में, तो डिफरेंशिएट कर दो सी वी नॉट और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और डिफरेंशिएशन में ओमेगा कोफिशिएंट बन जाता है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ओमेगा नीचे जाता है। तो I विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान से देखना ये स्टेप। हमने इसको लिखा है V नॉट और C ओमेगा इस V नॉट के साथ था। हमने इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाके 1 बाय ओमेगा C लिखा है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसको लिखने में? अगर सॉल्व करोगे तो ये ओमेगा C फिर ऊपर आ जाएगा अपनी जगह। यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन में इसलिए ला रहे हैं बार बार क्योंकि कंपैरिजन इजी होगा फिर। और ये जो टर्म है वोल्टेज के नीचे वाला टर्म जो रेजिस्टेंस टाइप की चीज है, उसको यहां पर एक्सी बोलेंगे। इसको यहां पर क्या बोलेंगे? एक्सी। अब फिर से एक्सी के बारे में डिटेल लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। दिस एक्सी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी भी एसआई यूनिट ओम। एक्सी जो है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एसआई यूनिट ओम, मतलब ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब कैपेसिटर होगा तो रेजिस्टेंस की जगह एक्सी, जब इंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस की जगह एक्सएल यूज करना होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख लो क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय capacitor
to flow of alternating current. ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करता है दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एम आई ऑडिबल टू यू? यस. यस सर. तो कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर जो ऑफर करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कंडक्टर जो ऑफर करेगा वो रेजिस्टेंस. तो अगर कभी एक्सी निकालना पड़े तो 1/ω/c हो जाएगा. यहां से एक्सी इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 1/2πfc, और यहां से एक्सी जो आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आया. ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अगेन इंपॉर्टेंट ग्राफ, दिस विल बी this type of graph you will be getting curve. Inversely proportional में you always get a curve. तो XC निकालने के लिए दो फॉर्मूले हो गए. इसकी SI यूनिट ओम, इट इज अ पोजीशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और ये इसका ग्राफ हो गया. देन विल कम बैक टू दिस फॉर्मूला. ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी. इस फॉर्मूले पे वापस आते हैं. I इज इक्वल टू V0/XC sin ओमेगा t प्लस π/2. बताओगे ये क्या चीज है V0/XC? I naught. क्योंकि वोल्टेज एंड समथिंग लाइक रेजिस्टेंस, कभी भी कैपेसिटर के सर्किट में I0 निकालना हो तो V0/XC करना. अभी इंडक्टर वाले में तुमने वोल्टेज निकालनी थी तो I0 इंटू XL लिया था तुमने. यहां पर I इंटू XC लोगे अगर वोल्टेज चाहिए. तो ये इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2. दिस इज द इक्वेशन फॉर द करंट विच विल बी फ्लोइंग हियर. और अब बताओ क्या फेज रिलेशन है? वोल्टेज की इक्वेशन देखो और करंट की देखो. वोल्टेज लैग करेगा 90 डिग्री से. वोल्टेज इस बार पीछे रहेगा और करंट आगे रहेगी. वोल्टेज पीछे करंट आगे, या करंट आगे वोल्टेज पीछे, एक ही बात होगी. सो राइट डाउन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, दिमाग में रहना चाहिए. अक्रॉस प्योर कैपेसिटर वोल्टेज lags behind, LAGS, voltage lags behind the current by phase angle 90 degree. कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे होगी और करंट आगे होगी. तो अब देखो रिजल्ट क्या मिला कि अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज करंट सेम फेज,
अगर इंडक्टर कॉइल है तो वोल्टेज लीड करेगा, ये रेड वाला वोल्टेज कर लेते हैं। इन रेजिस्टेंस के क्रॉस दोनों सेम फेस, इंडक्टर में वोल्टेज लीड और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग, ये रहेगा सिस्टम। इसको कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पे, एक रिवीजन भी हो जाएगा, लगभग खत्म ही हो गया ये। और जब नेक्स्ट टर्न स्टार्ट हो उससे पहले मुझे कोई भी एक लास्ट पेज की एक फोटो भेज देना तुरंत व्हाट्सएप पे, उसी दिन भेजना क्लास स्टार्ट होने के टाइम पे, so that I have the idea what I have done and what I have to do more. Is this clear? Yes, sir. How you are feeling in this chapter? Better or not? आप समझ लो चैप्टर स्टार्ट हुआ है मेनली जब से ये सब फेजर डायग्राम वगैरह आए हैं, और थोड़ा सा अगर इसको रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी मोर क्लियर और बहुत अच्छा लगेगा इसके क्वेश्चन करने में। और एग्जाम में तो बहुत अच्छा लगता है इसके न्यूमेरिकल करने में, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर स्ट्रेट मिलते हैं इस चैप्टर में। सर यस छोटे छोटे डेरिवेशन से ही आते हैं। यस, सर ये डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में। हैं क्या बोल रही? ये जो फॉर्मूले हम लोग सर ये जो फॉर्मूले हम लोग डिराइव करते हैं करंट के, ये देखो डेरिवेशन बोर्ड में आने के बहुत रेयर चांस हैं, क्योंकि ये कैलकुलस बेस्ड हैं और अवॉइड करते हैं बोर्ड में।